तो नुमान साहब, ये अब आईएमएफ को हमें कहना पड़ रहा है कि जी आप ये अपने जो सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स एग्जिबिशन है उनको आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। इससे पहले की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं वो ये नहीं कर सकी। अब यहाँ इंटेंशन का मसला है, यहाँ पर विल का इशू है। आपके नज़दीक बुनियादी मसला क्या है जो ये एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को हमने खुली छूट दी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि आईएमएफ का आई थिंक 24वां प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं। और मुझे तो अपनी रीसेंट मेमोरी में याद नहीं पड़ता कि मासिवा शायद 2-1 सालों के हमारा कोई भी ऐसा बजट बना हो जो हमने आईएमएफ की हिदायत के बगैर बनाया हो। और हर बजट से पहले हम यही सवालात कर रहे होते हैं कि जो अभी आपने किए हैं कि जो हमारे अनटैक्स सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है उसको हम कैसे टैक्स नेट के अंदर लेके आएं, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें एक सेकंड के लिए कि अभी जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है 2.4% उसके अंदर जीडीपी ग्रोथ है आपकी, और उसके अंदर आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की ग्रोथ है वो तकरीबन 40 या 41% के आसपास है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इकोनॉमी सिर्फ 2.5% से ग्रो कर रही हो और आपका रेवेन्यू 40% से बढ़ रहा हो, और जबकि वो सेक्टर जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है वो उसके अंदर अभी भी ना लाए जा रहे हो, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी रेवेन्यू पिछले साल आया है और अगले सालों में भी जो रेवेन्यू आएगा वो उन्हीं लोगों से आएगा जो कि टैक्स नेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सारा जो गेम आखिर में आ जाता है ना वो पॉलिटिकल विल, इसमें कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। वो इकोनॉमी के सेक्टर जो सबसे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, अभी आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने गालबन 6.3% से ग्रो किया है। यानी हमारा जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो पैसे बना रहा है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो पैसे तो बना रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 60% भी एग्रीकल्चर पर है, लेकिन 40 या 60 जो भी है, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे हाई ग्रोथ सेक्टर है, अगर वही पैसे नहीं दे रहा तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब आप ये भी देखें कि आपका आप जो इकोनॉमी का आप स्ट्रक्चर देखें कि आपके पाकिस्तान तकरीबन 60-40 रूरल अर्बन है, तो आपकी जो जो थोड़ी बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की है वो भी सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल के अंदर तो है नहीं। तो मुश्किल से पाकिस्तान का कोई मेरा ख्याल में 5, 7 या 10% तबका ऐसा है जो कि टैक्स नेट के अंदर है। ये बुनियादी हकाइक हैं। अब इसके अंदर सारा बात आ जाती है वो पॉलिटिकल विल के ऊपर आ जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट मजबूत फैसले करने को तैयार है, क्योंकि पिछले पिछले तो एक ज़माना हो गया, हम तो देख रहे हैं, क्योंकि तकरीबन आप देखेंगे हर गवर्नमेंट ही आईएमएफ प्रोग्राम में रही है, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीटीआई गवर्नमेंट हो या पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, आईएमएफ प्रोग्राम को सबने भुगता है। इवन मुशर्रफ साहब वगैरह की गवर्नमेंट के अंदर भी आईएमएफ प्रोग्राम मौजूद था, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है ये मुश्किल फैसले नहीं कर सकी है कि हम जो है अनटैक्स सेक्टर को लेके आ सकें। ऐसा नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट्स और सारी पार्टी सी गवर्नमेंट ने, तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब कौन ये फैसला आखिर में करेगा कि अनटैक्स सेक्टर को लेके आ, क्योंकि इसके अलावा तो हल ही नहीं है आपके पास कि आप अनटैक्स सेक्टर को टैक्स के अंदर लेके आ सकें। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हम आईएमएफ से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं, वो तो एक अलग डिस्कशन है कि उसके लिए जाहिर है कि हमें प्रॉपर इकोनॉमिक प्लान चाहिए होगा। हमें उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके थ्रू हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हल हो सके, जैसे कि आईटी एक्सपोर्ट्स वगैरह, उसके अलग डायनामिक्स, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। अभी तो सिर्फ हम फिस्कल साइड की बात कर रहे हैं कि फिस्कल साइड पे अगर हमें कवर अप करना है। दूसरी चीज ये कि अब जो अभी पिछले दिनों जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं तो उसके अंदर कुछ इन्फ्लेशन की रेट्स में कमी आई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बाद शायद कुछ इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास काफी सारी बचत होगी इसके अंदर, क्योंकि डेट का हजम बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ उसका फायदा भी आवाम तक पहुंचना चाहिए। अभी भी बहुत मोहतात रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया है कि जहाँ 3-4% की कमी हो सकती थी वहाँ सिर्फ 1.5% की कमी की गई है। अभी ये जो जिन मुश्किल इक़दाम की आप बात करें किसी हुकूमत ने क्यों नहीं उठाई, इस हुकूमत के लिए शायद, और जो माजी की 2 हुकूमतें रही हैं, जो एक पीडीएम की पीटीआई की थी, बड़े आइडियल हालात थे कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एस्टेब्लिशमेंट से भी पूरा एक ग्राउंड सेट था, कोई ऐसी मजबूत सामने कोई अपोजिशन नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल थी। फिर ये काम क्यों नहीं हो सका? फिर तो कोई ऐसी रुकावट होनी नहीं चाहिए थी इन इक़दाम को उठाने में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान इस चीज़ का मौजूद नहीं है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को बैक एंड ट्रैक सेल्फ सस्टेनेबल कैसे करेंगे। आप ये भी देखें ना, एक सेकंड के लिए हम इस बात को उठा लें कि भाई कब तक हम आईएमएफ के आशीर्वाद के तहत ही बजट बनाते रहेंगे। अभी मिसाल के तौर पर आज की तारीख में पिछला बजट भी हमारा आशीर्वाद आईएमएफ के तहत बना था, उससे पिछला भी बना था। और अगर आज हम जो प्री आईएमएफ दौर में, कि इस वक्त आईएमएफ का रनिंग प्रोग्राम आई थिंक कोई भी नहीं है, तो ये बजट भी हम आईएमएफ की प्री कंडीशंस के तहत बना रहे हैं, नंबर 1। और हम जब साइन कर लेंगे एग्रीमेंट तो अगले 3 बजट भी हमारे आईएमएफ के तहत ही बनेंगे। तो यानी अगले 4 बजट तक, आज का बजट मिला के अगले 4 बजट तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम आईएमएफ से निकल के बजट बना सकेंगे। और देखिए, आईएमएफ के प्लान के तहत या आईएमएफ के अंदर किसी मुल्क ने कभी तरक्की नहीं की है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्रोग्राम मौजूद है
कि 4 साल बाद हम आईएमएफ से जान छुड़ा सकेंगे, हम आईएमएफ से निकल सकेंगे। और अगर वो प्रोग्राम भी हमारे पास 4 साल बाद का भी प्रोग्राम मौजूद नहीं है, तो फिर क्या मतलब अगली जनरेशन को भी इसी तरह छोड़ के जाएंगे? सही। मैं समझता हूँ सबसे अहम सवाल तो ये है। ठीक है।